किशोरावस्था वो समय है जब इंसान अपने जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन जब ये किशोर कानून का उल्लंघन करते हैं तो समाज और न्याय प्रणाली को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था में इंसान अच्छी दिशा तय करे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। कानून व्यवस्था भी इसमें अपना योगदान देते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का खास शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कानून किशोर अपराधियों के अधिकारों और उनके प्रति न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। क्या इस अधिनियम के अंतर्गत किशोरों को न्याय मिलता है? क्या पुनर्वास की प्रक्रिया वास्तव में प्रभावी है? आज हम विशेषज्ञों के साथ इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। किशोरों के अधिकार, न्याय प्रक्रिया, पुनर्वास के उपाय और उन चुनौतियों पर जो क्षेत्र में आती है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर एडवोकेट अनीत सिंह बघेल। ये किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है उनको कैसे न्याय दिलाया जाए, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा है जुवेनाइल जस्टिस, क्योंकि बच्चों के लिए न्याय दिलवाना। तो इसमें सबसे पहले बच्चा जो कोई अपराध करता है या नहीं भी करता, उसके ऊपर विधि का उल्लंघन करने का आरोप है, तो उसके लिए व्यवस्था दी गई है कि वो जो मूल कानून है उससे न करके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसको गवर्न करके और उसका जो कानूनी प्रक्रिया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, उसके तहत उसको न्याय मिले। सबसे पहले उस बच्चे को उसका उम्र का निर्धारण किया जाता है। उम्र के निर्धारण करते समय जो अपना वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है उसको कुछ एहतियात बरतनी होती हैं। जैसे ही बच्चा मिलता है उनको, तो उनको सादी वर्दी में रहना होता है। तो सादी वर्दी में रहते हुए ही बच्चे को अपने संरक्षण में लेना है। फिर बच्चे के माता पिता कहाँ हैं उनके बारे में उनको जानकारी करनी है और उसके बाद में उसकी सूचना किशोर न्याय बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनको देनी होती है और उसके साथ ही साथ जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में उसको उसकी सूचना देनी होती है। उसके बाद उनको उस बच्चे को उसकी सामाजिक अन्वेषण आख्या तैयार करने के बाद में फिर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड समक्ष जब बच्चा पेश होता है उस समय उस बच्चे से जो बोर्ड के सदस्य हैं उससे पूछताछ भी करते हैं कि बच्चे ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं किया है, उसकी क्या परिस्थितियां रहीं जब उसने ये अपराध में संलिप्त हुआ, या हो सकता है उसके ऊपर वो आरोप झूठा ही लगाया गया हो, क्योंकि अभी तो ट्रायल हुआ नहीं तो पता ही नहीं किसी को। इसके लिए एक जांच प्रक्रिया चलती है। उसकी जांच प्रक्रिया के बाद में फिर उसके ऊपर आरोप तय होते हैं। उसके बाद फिर विचार की प्रक्रिया होती है, उसमें उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस होती है उस एविडेंस के आधार पर उसका पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद में उसको दोषी ठहराया जाता है या उसको दोष मुक्त किया जाता है। इस अधिनियम के तहत किशोर की क्या परिभाषा तय की गई है? किशोर किसी भी परिस्थिति में जो 18 वर्ष से अगर एक दिन भी कम है तो वो किशोर माना जाएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, और उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो एक बच्चे को मिलने चाहिए, बालक को। आपने इसमें उद्देश्य को बताते हुए आपने बताया कि न्याय देने का उद्देश्य है, पर आपको लगता है कि क्या ये उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमने मामले देखे, पुणे का एक हादसा था जिसमें निबंध लिखवाकर उसे जमानत दे दी गई। आप इसे सही समझते हैं? सही फैसला लिया गया? किशोर न्याय बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो जो किशोर न्याय अधिनियम में जो व्यवस्था है उसी के तहत काम करते हैं। तो उसमें किशोर जो भी किशोर है अगर उसके ऊपर अपराध साबित हो जाता है तो उसको जरूरी नहीं है कि ये उसको ना ऑब्जर्वेशन होम में रख के ही सजा दी जाए। ये लास्ट रिसोर्ट होता है, लास्ट रिसोर्स होता है कि उसको सजा में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए। सबसे पहले उसके ऊपर हम लोग मर्सी से वो जजमेंट करते हैं। उसकी जो परिस्थितियां हैं उसमें उसको डाल के देखते हैं कि वास्तव में इसकी क्या परिस्थितियां हैं और इसने क्यों अपराध किया है। अगर हमने दोषी पा लिया है तो सबसे पहला है कि हम उसको किसी कम्युनिटी सर्विस में लगाएं, हम किसी हॉस्पिटल में लगाएं, किसी एजुकेशन संस्था में लगाएं उसको, और उन्होंने निबंध लिखवा के किया, ये भी कोई मतलब गलत नहीं है, सोशल सर्विस में आता है। और इसके तहत क्या क्या सजा की जो है विकल्प है? अगर किसी किशोर ने कोई अपराध किया है तो उसे किस किस तरह का सजा उसे मिल सकता है?
किशोर न्याय अधिनियम में जो बालक को सजा दिए जाने का प्रावधान है, तो उसमें अगर बच्चा 16 से 18 साल का है और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है, अब यहाँ पे एक ये बात आती है कि क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 86 है, उसके तहत क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिया गया है। तो सबसे पहला पेटी ऑफेंस है, सेकंड सीरियस ऑफेंस है, देन हीनियस ऑफेंस है। तो पेटी ऑफेंस में अप टू 3 इयर्स के अपराध रखे गए हैं, जो आईपीसी पहले आईपीसी होती थी, अब आजकल बीएनएस है। तो उसमें अप टू 3 इयर्स के ऑफेंस हैं, और जो सीरियस ऑफेंस है अप टू 3 to 7 इयर्स के हैं, और हीनियस ऑफेंस में 7 इयर्स एबव के ऑफेंस रखे गए हैं। उनमें जो प्रारंभिक निर्धारण जिन अपराधों का होता है वो अपराध हैं जिनमें केवल मात्र हीनियस ऑफेंस आता है, और जो बच्चे 16 साल से 18 साल के बीच में हैं। जब 16 साल से 18 साल के बीच का बालक कोई भी हीनियस ऑफेंस कारित करता है, तो उसको एज ए एडल्ट ट्रायल के लिए उसकी पत्रावली को बालक न्यायालय में भेज दिया जाता है। बालक न्यायालय में जो उसको दंड मिलेगा वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट को छोड़ के कोई भी दंड उसको दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में बोला गया। इसके बाद जो बच्चे का, जिस बालक का जांच किशोर न्याय बोर्ड में होती है, तो उसका मैक्सिमम जो है ऑब्जर्वेशन होम का पीरियड है वो 3 इयर्स है। उसको कोई 3 इयर्स से कम भी दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 इयर्स दिया जा सकता है। उसको हम लोग एडमोनिशन पे भी छोड़ा जा सकता है, बोर्ड के द्वारा एडमोनिशन पे, मतलब भर्त्सना करके उसको छोड़ देते हैं उसके गुड कंडक्ट के आधार पर। जो किशोर अपराधियों की पुनर्वास की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से काम करती है? अच्छा, जो जिन बालकों को दोष सिद्ध होने के बाद में उनको प्रोविशन पीरियड में छोड़ा जाता है, या फिर उनको जमानत पे छोड़ा जाता है, या फिर उनको एक्विटल के बाद छोड़ा जाता है, उनके लिए एक जो है रिहैबिलिटेशन की जेजे एक्ट में प्रावधान है। उसके तहत जो प्रोविशन ऑफिसर है, एक एलपीओ, लीगल कम प्रोविशन ऑफिसर, जो एलपीओ है उसकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चा जमानत पे छूटा है, या फिर जो बच्चे को एक्विटल पे छोड़ा गया है, जिस बच्चे की घर में उसके माता पिता की देख में छोड़ा गया है, तो उसके यहाँ जाके प्रति माह उसकी मॉनिटरिंग करें और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके किशोर न्याय बोर्ड में और प्रोबेशन ऑफिसर देगा। क्या किन किन अपराधों में संभावना है कि एक किशोर को वयस्क की तरह उस पर केस चलाया जा सके? बिल्कुल, इसमें है ना, हीनियस ऑफेंस में वो ऑफेंस आते हैं जो 7 साल से ऊपर के, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसमें हत्या के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, और जो डकैती सहित हत्या के मामले हैं, ऐसे और भी मामले हैं जो लूट वगैरह के हैं, जिनमें जो है 10 साल से ऊपर की सजा है। उन मामलों में एज ए एडल्ट ट्रायल के लिए बालक न्यायालय में उनकी पत्रावलियां भेजी जाती हैं। जो अधिनियम में अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन करने पर किस तरह से किशोरों पर सजा चलाई जा सकती है? अधिनियम में जो बच्चों के अधिकार हैं उनको पूरी तरह से हमारी विधायिका की मंशा है कि उनको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए, और इसके संदर्भ में समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई बार उनको अपना जजमेंट देना पड़ा है, और सरकारें उसके लिए संवेदनशीलता की जगह जगह पर ट्रेनिंग भी कर रही हैं, और पुलिस को भी ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से काफ़ी बार जो है देखने को मिलता है कि बच्चों के प्रति वो संवेदनशील नहीं होते हैं। और बाकी एक्ट में सारी व्यवस्था उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। वे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर रहे हैं, इससे ही संबंधित एक अधिनियम है पॉक्सो। यस। तो इन दोनों में जो अंतर है, क्या अंतर है, आप जरा उस अंतर को समझाएं। पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया और जेजे एक्ट उससे पहले का है। पॉक्सो अधिनियम में एक विशेष बात यह है, ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें किसी बालिका पे भी पॉक्सो एक्ट लग सकता है, किसी महिला पे भी पॉक्सो एक्ट लग सकता है, और जेजे एक्ट में कोई भी बच्चा हो उस पर जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो बालिका हो या फिर बालक हो। मेन उसका जो है डिफरेंस यही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कई बार संशोधन भी हुए। हाँ, बिल्कुल। और जब इसके हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उस समय पर किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है? जब जेजे एक्ट 2000 का
संशोधन हुआ, जब ये दामिनी का कांड आया था, हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसके लिए, तो फिर एकदम हमारी भारत सरकार ने जे एक्ट 2015 पूरा 2000 का एक्ट रिपील करके नया एक्ट स्थापित किया 2015। उसमें ये नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई कि जो बच्चा हिनेस ऑफेंस कारित करेगा उसकी पत्रावली को एज ए एडल्ट ट्रायल के लिए बालक न्यायालय में भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बालक न्यायालय में वो पत्रावलियाँ जाती हैं जो बच्चे 16 से 18 साल के बीच के होते हैं और वो हिनेस ऑफेंस कमिट करते हैं, उनकी पत्रावलियाँ वहाँ भेजी जाती हैं। दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तब जो उसके आरोपी थे उसमें भी एक नाबालिग का नाम सामने आया था और उस वक्त पर काफी इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन जब एक जो किशोर है, नाबालिग है, वो इतना बड़ा अपराध कर सकता है तो उसे उस तरह से सजा क्यों नहीं दी जा सकती? बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारा जे एक्ट बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि जो बालक हैं, जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं जिन्होंने अपराध कारित किया है, उनको एक न्याय मिलना चाहिए। इसलिए उसको जो निर्भया कांड हुआ था उसमें एक जो जुवेनाइल था उसको, क्योंकि उसके सारा प्रारंभ निर्धारण हुआ और उसकी जांच की गई तो उसका 18 साल से कम का पाया गया और उसकी दोष सिद्धि भी हुई और उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिली, गवर्नमेंट द्वारा दी गई। लेकिन क्योंकि एक्ट में प्रावधान नहीं था उससे ज़्यादा सजा देने का, उसकी मैक्सिमम 3 साल की सजा का उस समय प्रावधान था, चाहे वो हिनेस ऑफेंस था चाहे कोई भी ऑफेंस था। और उसके बाद ही मतलब मेजर चेंजेस ये नए एक्ट में आए, उसके बाद ये एक्ट बनाया गया 2015 का। अब ये जो न्याय प्रक्रिया है जुवेनाइल जस्टिस के तहत, उसकी विशेषताएं क्या है? अगर आपको बताना हो उसकी 3-4 विशेषताएं तो आप। बिल्कुल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की प्रक्रिया है कि हर थाने पे हमारे यहाँ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई गई है और कोई भी बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है CNCP का, एक बच्चा होता है CCL। CNCP होता है जिस बच्चे को उचित देखरेख और संरक्षण की जरूरत होती है। वो जैसे बच्चा कोई भीख मांग रहा है, जैसे बच्चे से कोई ऑर्गेनाइज वे में कोई क्राइम करवाया जा रहा है, वो बच्चा उचित देखरेख संरक्षण का होता है, या फिर कोई अबंडन है। और दूसरा बच्चा होता है जिसने अपराध किया होता है, तो कि वो अपराध में हो गया तो उसको बोलते हैं विधि द्वारा विवादित बच्चा, या उसने विधि का उल्लंघन किया है तो वो बच्चा। तो जो CNCP का बच्चा है जिसे उचित देखरेख संरक्षण की जरूरत है, वो बच्चा बाल कल्याण समिति हर जिले में है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, उसके पास समक्ष पेश किया जाता है। और जो बच्चा अपराध करता है उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। उसकी प्रक्रियाएं CWC में चलती हैं, इस और जो JJB जो प्रक्रिया चलती है वो बच्चा जो अपराध करता है उसकी। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको 3 लीगल एडवाइस हमारे दर्शकों को देना हो तो आप क्या देंगे? जो भी बालक आपको कहीं भी मिलता है और जिसको उचित देखरेख संरक्षण की जरूरत है, तो आप तुरंत हर थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है, तो आप 112 पे कॉल करके, या जो एक बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन का जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आप कॉल करके तुरंत बच्चे को उसको मदद पहुंचा सकते हैं और बच्चा कहीं भी हो उसको पूरी हेल्प मिल जाएगी वहां से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।